हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का जो है वो चयन परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और अगर आप लोगों ने भी पात्रता परीक्षा अगर क्लियर कर रखी है तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन आपके 28 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और इसके लास्ट डेट जो रहने वाली है 11 फरवरी। तो अगर आप लोगों ने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत लगेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपकी आवश्यकता लगने वाली है और इसमें आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, प्रोफाइल आपको अपडेट करना है या नहीं करना है, और फॉर्म भरते समय आपको किन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और कौन से आपको छोड़ना है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं और आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। साथ ही कमेंट ये भी आया था कि मैंने जो एग्जाम दी थी वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा, तो उसका मैं रोल नंबर भूल गया हूं और उसका नंबर भी मुझे याद नहीं है, तो उसकी जानकारी मैं कैसे प्राप्त करूं और कहां से मुझे वो मिलेगी ताकि मैं अपना वर्ग 2 का चयन परीक्षा 2024 का फॉर्म भर सकूं। तो मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप लोगों के मन में भी ऐसा कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। पूरी जानकारी मैं आपके साथ में यहाँ पे साझा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर ESB की वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, उपलब्ध सेवाएं और उम्मीदवार प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करवानी है, जैसे कि प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आपका फोटो जो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि 6 महीने का, लेकिन आप जितना हो सके उतना नया रखेंगे तो अच्छा है, ताकि आपको जब भी मान के चलिए कभी सिलेक्शन हो जाता है तो आपका ज़्यादा पुराना फोटो होने की वजह से आपको सिलेक्शन ना रुके। और साथ ही अगर आपके EKYC अगर आपका अपडेट नहीं है तो वो करवा लीजिएगा। और आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने बाद में जुड़वाया है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है पहले अनमेरिड थे, बाद में मेरिड हो चुके हैं, तो देख लीजिएगा आपको अगर वो ऑप्शन भी चेंज करवाना है तो करवा लीजिएगा, ताकि आपको आगे जाकर कोई समस्या ना हो। तो मेरे हिसाब से तो आपको अपना प्रोफाइल अपडेट जरूर से करवा लेना है। अब जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर उपलब्ध सेवाएं का जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार का नया पेज ओपन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो दिशा निर्देश दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा ताकि आपको आगे जाकर कोई भी समस्या ना आए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आवेदक की घोषणा में बता रहे हैं, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारी शर्तों एवं भली भांति पढ़ लिया है तथा मैं वचन देता हूँ या देती हूँ कि नियम पुस्तिका में उल्लेखित नियम एवं दिशा निर्देश का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करूँगा या भरूंगी, या जो भी है दोनों देख लीजिएगा। आप सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देख लीजिए दोस्तों। और इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों में से अगर किसी ने 2018 या फिर अगर आपने 2023 जब भी ये पात्रता परीक्षा हुई थी, अगर आपने वो दोनों में से किसी एक को भी क्लियर कर रखा है तो आप इसको भर पाएंगे। आगे मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है देख लीजिएगा आप खुद ही, ये बाकी चीज़ें कोई खास नहीं होने वाली हैं। और जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आधार कार्ड की नंबर की जरूरत लगी तो आप डालेंगे। समग्र ID आपसे मांगेगा, इतना जरूर नहीं है समग्र ID, लेकिन होगा तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। साथ ही आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही आपका रोजगार कार्यालय में आपका जो है वो पंजीयन होना जरूरी है और वो भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो भी आप देख लीजिए। अगर आपका पुराना है तो उसे भी आप जल्द से जल्द अपडेट करवा लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको चाहिए कि आप पहले से रेडी रख लीजिएगा। और अब यहाँ पर देखते हैं कि आपका जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपका पहला ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है सामान्य पंजीकरण क्रमांक। देख लीजिए, तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, या फिर आप उसको सामान्य पंजीकरण क्रमांक भी कह सकते हैं। तो आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपको जन्म तिथि आपको नीचे वाले ऑप्शन में डालना है और साथ ही यहाँ पर आपको एक कैप्चा भरकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। और जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो है वो नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं जो आपको पहले बात बताई थी वो देख लीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर देख करेंगे तो आपका जो ये सारी चीज़ें छूट जानी है। पहला यहाँ पर इन्होंने पॉइंट दिया है कि केवल वही उम्मीदवार आवेदक जो अपनी पुरानी प्रोफाइल ID को ही आवश्यकता अनुसार संशोधित कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2028 और 2023 निर्धारित प्रतिशत के साथ में उत्तीर्ण की है। अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर रखा है अगर इन दोनों में से कोई भी एक, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ये आवेदन जो है वो सिर्फ जिन लोगों ने चयन परीक्षा पास कर रखी है वही यहाँ पर जो वो फॉर्म भर पाएंगे। और दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप अपना प्रोफाइल पंजीयन आधार EKYC के द्वारा संशोधन अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर जाकर भी अपना जो वो EKYC करवा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आपके आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अपना EKYC कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बोल रहा है कि आवेदक अपनी पुरानी प्रोफाइल ID जिससे पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा हो वही आवेदन भरे। किसी भी स्थिति में आवेदक को अपनी नई प्रोफाइल ID नहीं बनानी है। तो आप ध्यान रख लीजिए, अगर आपने नई ID अगर बना ली है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको अपनी पुरानी ID से ही इसको लॉगिन करना है, ताकि आपका सारा डाटा वो एक ही क्लिक में जो है वो पूरा ये ले सकते हैं, ताकि पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो है वो पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है। तो आप मेरी बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके बाद आप एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे।
अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं। जो हमने चीज़ों ने ये सारी चीज़ें करने के बाद जैसे आप आंसर वगैरह पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक घोषणा पत्र आ जाता है। तो आपको यहाँ पर पहले से ये सारा कुछ डला रहेगा, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले से ही रहती है। तो आप देख लीजिएगा आपके इसमें क्या है, आप उसको चेंजेस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बाकी तो अगर पहले से रखना है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा आता है सबसे मेन काम, जो कि यहाँ से हमारा पॉइंट शुरू हो जाता है। देख लीजिए 33 पॉइंट से मैं यहाँ शुरू करने वाला हूँ। तो आवेदक द्वारा संलग्न दस्तावेज देख लीजिए। तो आवेदक अपनी संलग्न अन्य दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद द्वारा जांच कर ले। तो जैसे आप अपनी प्रोफाइल ओपन करवाएंगे तो वहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अगर कुछ लगाना रह गया तो लगा लीजिएगा, और अगर आपका कुछ अपडेट करवाना तो वो भी आप करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, यदि आवेदक उपरोक्त जानकारी में कोई भी संशोधन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी जाकर आप अपना एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप उसको पहले से ही कर लेते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले 33 पॉइंट वाले की हमने बात की थी। अब देख लीजिए यहाँ पर 34 वाला जो हमारा पॉइंट है इसमें क्या दिया गया है। तो आप जिस भी वर्ग में आते हैं, देख लीजिए संवर्ग यहाँ पर वोट, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है या दिव्यांगजन है या बिना वर्ग से है, तो आपका जो भी यहाँ पर लगता है आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं सारे पॉइंट की यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से बात करने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपकी छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन चुन लिया जिसका प्रूफ आपके पास नहीं है तो आप जो है मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो आपका रुक सकता है, क्योंकि अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे दिखाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हम बात कर रहे थे 35 वाले पॉइंट की। तो लिखा हुआ है, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो की गई सेवा की अवधि माह में आपको यहाँ पर आप डाल देना है जो भी आपकी अवधि है। अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आपको यहाँ अगर आप ये वाला ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये वाली जानकारी भरना जरूर रहेगी। 36 में हम बात करें, क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों या फिर स्वायत्त शासन निकाय में होमगार्ड है। अगर हाँ है तो आपको यहाँ पर हाँ भर देना, अगर नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट आता है 37 में, क्या आप 0101 मतलब 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्वकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए। अगर हाँ तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो ये आप सारे ऑप्शन खुद ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन लगता है तो आप हाँ कीजिएगा, नहीं तो ना ही आप रहने दीजिएगा। अगला, यदि आप राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि माह में, तो देख लीजिए अगर हाँ ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन बनना जरूरी रहेगा। 39 में देख लीजिए, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, तो हाँ तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप नहीं भी करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि हाँ तो फिर आपको इसका जो भी आपकी सेवा अवधि है वो आपको यहाँ पर डालना है। अगला यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या आप विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता है, तो देख लीजिए अगर हैं तो नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगला बोल रहे हैं, क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित है, तो देख लीजिएगा हाँ तो हाँ डाल दीजिए, बाकी नहीं। 44 वाला जो पॉइंट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी काफ़ी चर्चा में चल रहा है और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी वाला एक वीडियो और बनाकर देने वाला हूँ कि यहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए अभी जो हाल फिलहाल क्या स्थिति चल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ कि क्या आप अतिथि शिक्षक हैं, यदि हाँ तो आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र यानी कि आपके अगर 200 दिन कंप्लीट होते हैं तो आपको यहाँ पर यह आपके बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपका ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका जो भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये था यहाँ पर अतिथि शिक्षक के लिए, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 44 वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे हम आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 44 के बाद में हमारा आता है 45 और 45 में कुछ जानकारी है, देख लीजिएगा क्या दिया गया है। क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियुक्ति पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग विशेष लाभ आयु 55 वर्ष तक छूट है यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हाँ पे क्लिक करना, नहीं तो आप नहीं भी कर सकते हैं अगर आप ये जो ऑप्शन में आते हैं। तो पहला यहाँ पर दिया है कि हाल भारत पाक संघर्ष में आप अपंग हुए सैनिक हैं, तो देख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। तीसरा भूतपूर्व सैनिक है तो देख लीजिएगा। निर्वाचित अतिशेष अगर कर्मचारी हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं। जैसे कि अभी हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर एनसीसी उम्मीदवार हैं तो आपके पास कोई प्रमाण पत्र होगा जिसमें आपको प्रमाण पत्र मिलते हैं ABC करके, तो जो भी आपके पास प्रमाण पत्र होगा तो आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पर आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने पहले फॉर्म भरा हो या फिर कभी आपने अगर NCC वगैरह कुछ किया है तो इसके नंबर मिलते हैं, जिसका आपको इस वैकेंसी में लाभ भी मिलता है। बाकी आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर आप आते हैं तो इसको भर दीजिएगा। 46 में हम आ जाते हैं। तो 46 में हम क्या दिया गया हमको वो भी हम बात कर लेते हैं। तो 46 में यहाँ पर बात की गई थी कि क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध हो। तो जिसके हम पहले आपको मैंने बता दिया था कि अगर आप SC ST OBC या EWS से आते हैं तो आपके पास यहाँ पर इसके लिए प्रमाण पत्र होगा, वो आपको यहाँ पर देना होता है। तो जैसे कि अगर आपके पास है तो आप हाँ कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जब भी आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपसे ये प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। तो ये अगर आपके पास नहीं भी है तो आप इसको बनवा लीजिएगा। और नीचे
अगर आप जैसे कि हमारे एक फ्रेंड का मैसेज था कि भैया हम भूल गए हैं कि हमारा रोल नंबर क्या है और हम कौन से विषय में कितने नंबर लाए थे, तो क्या था वो सब कुछ अगर आप सब भूल जाते हैं तो सब कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डिटेल डालते हैं और अपना सामान्य पंजीकरण नंबर डालते हैं तो आपकी डिटेल जो है यहाँ पर खुद ब खुद ले ली जाती है। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, मैंने आपको ब्लर कर दिया इस चीज़ को। तो पात्रता परीक्षा वर्ष ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, रोल नंबर आपका मिल जाना है, श्रेणी मिल जाएगी। अगर आप दिव्यांगता है तो उसका विवरण यहाँ पर रहेगा, आपके किस विषय में कितने नंबर है वो मिल जाना है। अगर आपने एक से अधिक विषय दिए होंगे तो यहाँ पर एक से ज़्यादा शो करेंगे। यहाँ पर जो ये एक विषय से ही है तो इनका एक ही शो हो रहा है। विषय कोड यहाँ पर खुद ही रहेगा। और यहाँ पर विषय का चयन आप कितने विषय से डालना चाहते हैं, अगर एक दो तो दोनों यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। अगर आपने 3 भी दे रखा है तो तीनों को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा बहुत ही मेन, ये जो बहुत जरूरी था, ये आप देख लीजिएगा। आई होप कि यहाँ पर आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो जानकारी में दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग इस प्रकार की समस्या में आ रहे हैं। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या दिया गया है। तो 48 में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे लिए। अपनी चॉइस के अनुसार विभाग की प्राथमिकता क्रम का चयन करें। तो देख लीजिएगा आपको कौन सा जो है वो यहाँ पर विभाग चाहिए। तो देख लीजिए ये दोनों विभाग यहाँ पर दिए गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश DPI X, तो इसके लिए X कोड दिया गया है। और जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल के लिए यहाँ पर Y दिया गया है। तो जिसमें भी आप देना चाहते हैं देख लीजिए। अगर आप दोनों को टिक कर देते हैं तो अगर जो आप पहले टिक करेंगे उसमें आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद वाले में आपको बाद में प्राथमिकता मिलेगी। तो आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा और फिर ही इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जैसे आप ये दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं तो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि क्लिक हियर टू कन्फर्म एलिजिबिलिटी। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो नया पेज ओपन होने वाला है और नए पेज में आपको कुछ देखने को मिलने वाला है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आगे बढ़ाएंगे तो नीचे एक नया ऑप्शन खुल जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा नोट भी पढ़कर दिखा दे रहा हूँ। सामूहिक परीक्षा विज्ञप्ति के किन पदों के संबंध में किए गए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों एवं विकल्प प्राथमिक अनिवार्य के रूप में दर्ज किया जाना होगा। और सभी पदों पर प्राथमिकताओं को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी आपको अभ्यर्थी को उन परिणामों पर विचार नहीं किया जाएगा जिनको अभ्यर्थी द्वारा प्राथमिकता में विकल्प के रूप में चयन नहीं किया गया। तो अगर आप ऐसा करते हैं और अगर आपके ज़्यादा नंबर भी आते हैं तो आपको इसमें कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप ध्यानपूर्वक ही इसको सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आपको नुकसान भी दे सकता है। और अगला यहाँ पर नोट एक और दिया है कि जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल अनारक्षित बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रावीण्यता के आधार पर स्थान प्राप्त होगा तथा उन्हें किसी प्रकार की छूट की पात्रता नहीं होगी। तो ये देख लीजिएगा। और अगला यहाँ पर देख लीजिए 49 वाले ऑप्शन पर हम आते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आपका होना अनिवार्य है, जिसके मैंने आपको पहले ही बात बता दी थी वीडियो के शुरू में ही कि आपके पास जो वो आपका पंजीयन होना बहुत ही जरूरी है और वो भी वैलिड, यानी कि अगर ज़्यादा पुराना होगा तो वो नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आप उसको पंजीयन आपके पास में फिर से उसको बनवा कर आप उसको जो है नया बनवा सकते हैं। अब अगर आपके पास में हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो है वो पंजीयन क्रमांक है, पंजीयन है, तो वहाँ से अपना पंजीयन क्रमांक यहाँ डालना है और पंजीयन की दिनांक आपको यहाँ पर डालना है। रोजगार पंजीयन जिले का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। आप जिस भी जिले से हैं तो जो भी जिला होगा आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से अपना जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये हो गया यहाँ पर। अगला हम देख लेते हैं 50वां पॉइंट देख लीजिए। आवेदित पदों हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित विभागवार एवं पदवार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व अन्य अर्हताओं को अपनी अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा तदनुसार आप शैक्षणिक और वह अन्य अर्हताएं रखते हैं। तो अगर हाँ तो हाँ कर लीजिएगा और नहीं तो क्या अगर, क्योंकि आपने पहले से सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको हाँ ही करना है। और आवेदक का यहाँ पर आधार कार्ड क्रमांक आपको यहाँ पर डालना है और उसके पास अगर आपके पास अगर समग्र ID है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑप्शनल है। तो मैंने आपको इन दोनों के बारे में पहले ही बता दिया था कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपकी जो है यहाँ पर समग्र ID भी आपसे मांगेगा, तो अगर है तो डाल दीजिएगा। अगला यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट पॉइंट है हमारा। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आप परीक्षा किस शहर में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमसे जो वो 6 जगह यहाँ पर इन्होंने हमसे ऑप्शन दिया हमको। तो आप प्राथमिकता के क्रम में देख लीजिए आप पहले प्राथमिकता में क्या क्या देखना चाहते हैं। तो पहली प्राथमिकता में अगर आप देखेंगे तो आपको जो भी जिला चाहिए वो डाल दीजिए। सेकंड में आपको जो चाहिए वो डाल दीजिए। तो जो भी आपके ज़्यादा नज़दीक पड़ता है पहले उसे लीजिए, उसके बाद में आप उसी तरह से दूरी के हिसाब से इनको सिलेक्ट करते जाइएगा। तो 6 यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, तो आप देख लीजिएगा। 6 नहीं है 4 है, देख लीजिएगा और उसके हिसाब से आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को परीक्षा शहर केंद्र में परिवर्तन का पूर्ण अधिकार है। ये अगर बाद में ऐसा लगता है इनको कि जगह नहीं है तो आपको आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो ये उनके पास अधिकार है। और यहाँ पर आपको घोषणा पत्र यहाँ पर ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप देख लीजिए। ये सारी चीज़ें तो आप खुद ही पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसमें बस एग्जाम्स वगैरह कैसे होगी क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आप घोषणा वगैरह करते हैं, कोई भी अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो आप उसके खुद ही जिम्मेदार रहने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। तो जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो अब आपका जो फॉर्म पूरी तरह से भर चुका होगा और उसके बाद में
आपसे यहाँ पर पेमेंट के लिए बोलेगा, तो आपको पेमेंट कर देना है। और जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आपको वहाँ पर नंबर जो है कॉपी कर लेना, क्योंकि वो पेमेंट करते समय आपको नंबर चाहिए होता है। और उसके बाद में आप पेमेंट करेंगे तो आपका भुगतान हो जाएगा और उस तरह से आपका जो प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपकी प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेना, जो कि PDF के रूप में रहती है। उसके बाद आपको प्रिंट करवा सकते हैं और आपका फॉर्म पूरी तरह से फिलअप हो जाना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी कि आप फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें रहती हैं, और हर एक चीज़ का मैंने यहाँ पर आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो इसके बाद भी अगर कोई चीज़ आपके मन में रहती है, कोई डाउट है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस जानकारी को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और आगे इसी प्रकार भविष्य में और भी वीडियो देखने के लिए, किसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।